हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ना करंट अफेयर का सीरीज़ नंबर 58। पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 57 में दिया था। तो प्रश्न यहाँ पर, प्रहार मिसाइल का पहली बार परीक्षण कब किया गया था? तो 2011 में इसका परीक्षण किया गया था। ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आए चक्रवात को क्या कहते हैं? तो इस चक्रवात को विली विलीज कहते हैं। भौगोलिक संकेतक जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहा जाता है का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह 10 वर्षों के लिए होता है और फिर से इसका रीपंजीयन हो जाता है 10 वर्षों के लिए। दोस्तों, इसमें हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वे टॉपिक यहाँ पर ARIIA रैंकिंग 2021, संकल्प स्मारक अंडमान निकोबार द्वीप में है, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय पेंगोलिन के बारे में जानेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो यहाँ पर ARIA रैंकिंग 2021। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ ने संस्थानों की नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग की यहाँ पर जारी की है। तो ARIIA का पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था। अगर इस रैंकिंग के बारे में बात करें तो यह छात्रों एवं संकायों के बीच नवाचार और उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक संयुक्त पहल है। ARIIA नवाचारों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नवाचारों द्वारा उत्पन्न वास्तविक प्रभाव को मापने का भी प्रयास करता है। इसके मूल्यांकन के क्या मापदंड हैं? तो इस रैंकिंग के द्वारा संस्थानों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि बजट और अनुदान सहायता, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, आइडिया जनरेशन और इनोवेशन के लिए जागरूकता, प्रचार और समर्थन, उद्यमिता विकास के लिए प्रोत्साहन और समर्थन, सीखने के अभिनव तरीके और पाठ्यक्रम, बौद्धिक संपदा सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायिकीकरण, संस्थान के में शासन के नवाचार के लिए भी इसको यहाँ पर मापदंड के रूप में रखा गया है। यहाँ पर इन संस्थाओं का रैंकिंग वर्गीकरण भी किया गया है। तो इनको यहाँ पर 2 श्रेणियों में बांटा गया और फिर यहाँ पर इन 2 श्रेणियों को भी कई श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि तकनीकी श्रेणी को यहाँ पर 5 उप श्रेणियों में बांटा गया है। तो वे श्रेणी है यहाँ पर केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। फिर दूसरा यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय। फिर तीसरा यहाँ पर सरकारी कॉलेज संस्थान, विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय चौथा। फिर निजी संस्थान और संस्थान इसके 5वें श्रेणी यहाँ पर बनाई गई है। फिर यहाँ पर गैर तकनीकी श्रेणी में 2 श्रेणियाँ बनाई गई है, जैसे कि केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान और सामान्य, जिसमें गैर तकनीकी संस्थान शामिल हैं। वर्ष 2021 में उच्च रैंकिंग वाले संस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालय और CFTIS के तहत यहाँ पर IIT मद्रास के बाद IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ है। सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में पंजाब विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेज में यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे को स्थान प्राप्त हुआ है। निजी या स्वायत्त पोषित विश्वविद्यालय में कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान खोदरा को यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ है। निजी या वित्त पोषित कॉलेज में यहाँ पर GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर को स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय और CFTI जो कि गैर तकनीकी संस्थान है, इसमें यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त हुआ है। फिर सामान्य रूप से गैर तकनीकी विश्वविद्यालय में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान को यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ है। अब इन रैंकिंग का महत्व क्या होगा? तो रैंकिंग निश्चित रूप से भारतीय संस्थानों को अपने परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी की मानसिकता को पुनः उन्मुख करने तथा परितंत्र का निर्माण करने हेतु प्रेरित करेगी। इसके अलावा हाल ही में घोषित नई शिक्षा नीति 2020 भी इन प्रयासों को अधिक प्रभावी और कुशल और लंबे समय में प्रभावशाली लाने में मदद करेगी। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII रैंकिंग में लगातार सुधार कर रहा है और यह वर्ष 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर के 2021 में 46वें स्थान पर पहुंच गया है और यह विश्व के तीसरे बड़े स्टार्टअप हब के रूप में भी उभरा है। यहाँ पर यदि हम उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के लिए अन्य रैंकिंग की बात करें तो भारत रैंकिंग 2021 है।
इसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो कि 6वां संस्करण है द्वारा स्थापित किया गया और यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। QX रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, तो यह रैंकिंग जो जारी की जाती है विश्वविद्यालय का एक वार्षिक प्रकाशन है। इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर देखा जाता है कि संस्थाओं की स्थिति कैसी है। विश्वविद्यालय रैंकिंग यह टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वे डिस्कस करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में माना जाता है कि उनके बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधूरा था। वैसे भी भारत स्वतंत्रता सेनानियों का भूमि रहा है, तो उन्हीं क्रम में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो यह विषय जो है यहाँ पर संकल्प स्मारक स्थापित किया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन को लेकर के 78 वर्ष पूरे हो गए और यह 78 वर्ष पूरे हुए थे 29 दिसंबर 2021 को। तो उसी के संकल्प में यहाँ पर संकल्प स्मारक स्थापित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यह स्मारक का उद्देश्य है इतिहास के उन महत्वपूर्ण घटनाओं को सहेजना जिसके माध्यम से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। तो इसके अगर हम परिचय की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप में बना स्मारक भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह स्वयं नेताजी द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिबद्धता, कर्तव्य और बलिदान जैसे मूल्यों का एक प्रतीक भी है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लोकाचार और भारतीय सेना के संकल्प को रेखांकित करता है। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो यह भी महत्वपूर्ण है कि नेताजी ने 16 जनवरी 1941 को कोलकाता से ब्रिटिश निगरानी से बच निकले थे और 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर लगभग 3 वर्षों के बाद भारतीय धरती पर वापस आए थे। ये 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार भारतीय धरती पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। आज़ाद हिंद फौज के अनंतरिम सरकार के प्रमुख और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नेताजी की द्वीपों की यात्रा ने उनके वादे की प्रतीकात्मक पूर्ति को चिन्हित किया और भारतीय राष्ट्रीय सेना के वर्ष 1943 के अंत तक भारतीय धरती पर खड़ी करी उन्होंने वहाँ पर। फिर इन ऐतिहासिक यात्रा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले मुक्त क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया था। यदि हम यहाँ पर बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, नेताजी के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था और पिता का नाम यहाँ पर जानकीनाथ बोस था। अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया, परंतु उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वे वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए और वहां उनका चयन भी हो गया। हालांकि वे सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनका मानना था कि वह अंग्रेजों के साथ कार्य नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना, जबकि चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। वर्ष 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया। वर्ष 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले कारागार जेल में भेज दिया गया था, जहां वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए। वर्ष 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने पहले शोध किया, तत्पश्चात द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का पहला भाग लिखा, जिसमें उन्होंने वर्ष 1920 से 34 के दौरान होने वाले देश की सभी स्वतंत्रता आंदोलनों को कवर किया था। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी। फिर पुनः वर्ष 1939 जो कि त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वाम को मजबूत करना था। 18 अगस्त 1945 को जापान शासित फार्मोसा, जो कि अब ताइवान है, में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की अगर हम बात करें INA की, तो वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपनी प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। INA का गठन पहली बार मोहन सिंह ने जापानी मेजर इविची फुजीवारा के नेतृत्व में किया था तथा
इसमें मलायन, जो कि अब वर्तमान में मलेशिया के नाम से जाना जाता है, अभियान में सिंगापुर में जापान द्वारा कब्जा किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय कैदियों को शामिल किया था। आईएनए में सिंगापुर के जेल में बंद भारतीय कैदी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के भारतीय नागरिकों दोनों को शामिल थे। इसकी सैन्य संख्या बढ़कर 50,000 हो गई थी। आईएनए ने वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर संबद्ध सेनाओं का मुकाबला किया। हालांकि रंगून के पतन के साथ ही आज़ाद हिंद सरकार एवं प्रभावी राजनीति इकाई बन गई। नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के लोगों पर मुकदमा चलाए जाने के तुरंत बाद देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगा था। इसका प्रभाव ये हुआ कि आईएनए के अनुभव ने वर्ष 1945-46 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में असंतोष की लहर पैदा कर दी, जिसकी परिणति फरवरी 1946 में बॉम्बे के नौसैनिक विद्रोह के रूप में सामने आई, जिससे ब्रिटिश सरकार को जल्द से जल्द भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आईएनए की संरचना की अगर हम बात करें तो आईएनए अनिवार्य रूप से गैर सांप्रदायिक संगठन था, क्योंकि इसके अधिकारियों और रैंकों में मुस्लिम काफ़ी संख्या में थे तथा इसने झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी की भी शुरुआत की थी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया वे भारत की आज़ादी में एक बहुत ही पिलर के रूप में साबित हुए। इसलिए आज के समय में ये युवाओं के एक आदर्श के रूप में साबित होते हैं। अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पर भारतीय पेंगोलिन। तो हाल ही में सॉफ्ट रिलीज प्रोटोकॉल का पालन और रिलीज के बाद भी निगरानी के लिए प्रावधान के तहत यहाँ पर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में एक रेडियो टैग भारतीय पेंगोलिन को छोड़ा गया है। रेडियो टैगिंग में एक ट्रांसमीटर द्वारा किसी वन्य जीव की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। इससे पहले कई वन्य जीवों जैसे बाघ, तेंदुआ और प्रवासी पक्षियों को भी टैगिंग किया जा चुका है। अगर हम यहाँ पर पेंगोलिन की बात करें तो पेंगोलिन टेढ़े मेढ़े एंटीटर स्तनधारी होते हैं और इनकी त्वचा को ढकने के लिए बड़े सुरक्षात्मक केराटिन स्केल्स होते हैं। ये इसे विशेषता वाले एकमात्र ज्ञात स्तनधारी है। यह इन केराटिन स्केल्स को कवच के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि शिकारियों के खिलाफ खुद को एक गेंद की तरह लुढ़का सके और खतरों से बचा सके। इसका आहार की अगर हम बात करें तो यह कीटभक्षी पेंगोलिन रात्रिचर होता है और इसका आहार मुख्य रूप से चींटियां तथा दीमक होते हैं, जिन्हें वे अपनी लंबी जीभ का उपयोग करके पकड़ लेते हैं। पेंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई जाती है। उन 8 प्रजातियों में से कुछ प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जैसे कि भारतीय पेंगोलिन और चीली पेंगोलिन। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो भारतीय पेंगोलिन एक विशाल एंटीटर है जो पीठ पर 11 से 13 पंक्तियों की धारियों वाला एक आवरण से ढका होता है। भारतीय पेंगोलिन की पूंछ के निचले हिस्से का एक टर्मिनल स्केलल होता है, जो कि चीनी पेंगोलिन में अनुपस्थित होता है। भारतीय पेंगोलिन की अगर वास की बात करें तो ये भारतीय पेंगोलिन व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय एवं पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में पाया जाता है। यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है। चीनी पेंगोलिन की बात करें तो यह पूर्वी नेपाल में, हिमालय के तलहटी क्षेत्र में, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिणी चीनी में पाया जाता है। भारतीय पेंगोलिन को खतरे की अगर हम बात करें तो पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों, जहां पर खासकर चीन एवं वियतनाम में इसे मांस का व्यापार के रूप में उपयोग किया जाता है, स्थानीय उपभोग किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन स्रोत और पारंपरिक दवाओं के रूप में इसका अवैध रूप से शिकार किया जाता है। इसी के कारण यह विलुप्त होने की कगार पर आ चुका है। मुख्य रूप से उधर क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि ये विश्व के ऐसे स्तनपायी हैं जिनका बड़ी मात्रा में अवैध व्यापार किया जाता है। संरक्षण की स्थिति की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सूची में यह रेड लिस्ट में डाला गया है। इंडियन पेंगोलिन को संकटग्रस्त, दैट मीन्स एंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में डाला गया है, जबकि यहाँ पर चीन में पेंगोलिन को यहाँ पर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इसे सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स की श्रेणी में यहाँ पर सभी पेंगोलिन प्रजातियों को लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 में इसे सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पे यदि हम बात करें नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क की, तो यह उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका उद्घाटन 1960 में किया गया था। यह वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा का सदस्य बनने वाला देश का पहला चिड़ियाघर है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम क्षेत्रीय संघों, राष्ट्रीय संघों, चिड़ियाघरों और एक्वेरियम का वैश्विक संगठन है जो दुनिया भर में जानवरों और उनके आवासों की देखभाल और संरक्षण हेतु समर्पित है।
इसे भारतीय पैंगोलिन और सफ़ेद बाघ के प्रजनन हेतु एक प्रमुख चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। तेंदुआ, माउस डियर, शेर, चूहे और गिद्ध भी यहाँ पाए जाते हैं। यह दुनिया का पहला कैप्टिव मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी था, जहां वर्ष 1980 में घड़ियालों को रखा गया था। नंदनकानन का राज्य वनस्पति उद्यान ओडिशा के अग्रणी पौधों के संरक्षण और प्रकृति शिक्षा केंद्रों में से एक है। अगला टॉपिक है यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हाल ही में साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की भी घोषणा की है। तो यदि हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के परिचय की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। यह एक साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी, जिसे हम नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स कहते हैं, के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं के अलावा, जो कि 8वीं अनुसूची में सूचित की गई है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होता है। पुरस्कार विजेता के चयन हेतु मापदंड की बात करें तो लेखक के पास अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिए। यहाँ पर पुरस्कार के लिए पात्र पुस्तक रचना का संबंधित भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए। जब 2 या 2 से अधिक पुस्तकों के लिए समान योग्यता पाई जाती है तो पुरस्कार की घोषणा करने हेतु निश्चित मापदंडों जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में कुल योगदान तथा लेखकों की स्थिति, प्रतिष्ठा आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। अन्य साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार लेखकों द्वारा बाल साहित्य में उनके योगदान के आधार पर दिया जाता है और पुरस्कार वर्ष में से तुरंत पहले के 5 वर्षों के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित होता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष और उससे कम आयु के लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लेखित अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह 23 भाषाओं में दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी वाग्देवी दैट मीन्स सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा यहाँ पर प्रदान की जाती है। यह संस्कृति संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित होता है। वर्ष 2018 में लेखक अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने थे। मलयालम भाषा के अक्कितम अच्युतम नंबिदूरी को वर्ष 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है यदि आप लोगों ने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप आसानी से कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ARIIA रैंकिंग का पहला संस्करण कब जारी हुआ था? इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा बनाई गई महिला की पहली टुकड़ी का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? भारत में पैंगोलिन की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है तथा किस वर्ष स्थापित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा यह कितने भाषाओं में दी जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये वीडियो यदि आप लोगों के लाभदायक है तो आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।